तो नमस्कार बच्चों, मैं अब आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं और वो है यूपी जीके का स्पेशल पार्ट। क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम होने जा रहा है पुलिस का री एग्ज़ाम, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पुलिस का री एग्ज़ाम 23 अगस्त से शुरुआत हो रही है। उसमें मुझे बच्चों का खास ध्यान रखते हुए कि यूपी स्पेशल जो होता है उसके कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं, लगभग 4 या 5 या 6 जो भी आते हैं, उनको वो आसानी से कर पाएँ। उसके लिए मैंने ये सेगमेंट एक सीरीज शुरू की है और कोशिश करूंगा इसके जो टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको मैं इस एग्ज़ाम से होने से पहले ही करा दूं। और आगे हम इस सीरीज में पहले जो शुरुआत करेंगे तो वो यूपी के एक इंट्रोडक्शन से करेंगे कि यूपी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो पूरा है सेटअप, उसके ज़िले कितने हैं, मंडल कितने हैं और उसमें नगर निगम कितने हैं, उनकी लोकेशन। क्योंकि हम बाकी टॉपिक्स को यूपी के को तभी हम बेहतर समझ पाएंगे जब हमें सारे जिले की एक थोड़ी सी लोकेशन आइडिया हो जाए माइंड में, ब्रेन में, तो उससे हमें याद करने में थोड़ा आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपी के इस सेगमेंट से। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये इंडिया के नक्शे में यूपी का जैसा शेप दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक ए एनिमल। अगर आप इसको कंपेरिजन करें एक एनिमल से, तो एलिफेंट हाथी होता है ना, हाथी की तरह इसकी शेप दिखाई दे रही होगी। अब इसमें दो नीचे ये निकले हुए पैर से है, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका एक है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट और एक है सोनभद्र। और इसको पहले यूपी की लोकेशन में अगर हम यूपी को अगर हम देखें कि भारत में यूपी की स्थिति, तो पहले हम जान लें कि उत्तर प्रदेश जिसको आज हम बोलते हैं, उसका ये नामांकन, इसका ये नाम कैसे पड़ा, उत्तर प्रदेश नाम कब से आया है। तो चूंकि सबसे पहले ये एक प्रोविनेंस के रूप में जब बनाया गया होगा ये रीजन, तो वो ब्रिटिश काल में ही शुरुआत हुई थी। और ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को जब उन्होंने ऑक्युपाइड किया था तो उन्होंने कुछ प्रोविनेंस बनाना शुरू किए थे और उन्हीं में से एक उनका प्रोविनेंस था जिसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, NW, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से हम बुलाते हैं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस। और ये उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में हमने कब इसका नामांकन किया, तो ये 1836 ब्रिटिश काल में 1836 में ये नाम रखा गया। फिर उसके बाद ये कब तक ये नाम रहा, तो 1877 तक, 1877 तक ये उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम चलता रहा। और फिर अंग्रेजों ने इसके बाद इसमें, चूंकि हम जानते हैं कि 57 का विद्रोह हुआ था, तो उसमें एक बड़ा वजह अवध, जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र जो है उसको अवध के नाम से जाना जाता है। तो वो अवध का जब उन्होंने मर्ज कर लिया तो बाद में वो अवध वाला क्षेत्र इसी प्रोविनेंस में उन्होंने जोड़ दिया उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर। और इस तरह से 77 में फिर इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ साथ इसमें अवध और लगा दिया, उत्तर पश्चिमी एवं अवध प्रांत, तो अवध नाम जोड़ दिया गया। इस तरह से 1877 से और 1902 तक ये नाम अवध के साथ साथ नाम जुड़ गया। अब उसके बाद 1902 में इन्होंने इसमें से आगरा और अवध, चूंकि शुरुआती जो इस प्रांत की जो कैपिटल रखी गई थी जब ये इन्होंने बनाया था, तब इसकी कैपिटल राजधानी आगरा बनाई गई थी। तो अब आगरा नाम भी इसके प्रांत में जोड़ा इन्होंने आगे जाकर के। तो ये 1902 में इन्होंने इसके साथ में आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध नाम से ये दोनों को जोड़ करके संयुक्त प्रांत बना दिया, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। इस तरह से 1902 में ये नाम नया रख दिया गया। और ये नाम कब तक चला, तो 1936 तक ये नाम रहा, 1936 तक ये नाम रहा। और फिर 36 के बाद जब चुनाव होते हैं 37 में, तो हम जानते हैं जब उन्होंने चुनाव होते हैं 1937 में, तो ये इन्होंने इस नाम को एक बार फिर से, और इसमें से ये जो है आगरा और अवध हटा करके इसको नाम रख दिया 36 में संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविनेंस नाम रख दिया गया। तो जब चुनाव हुए थे 37 में,
35 के एक्ट के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो उसमें संयुक्त प्रांत के नाम से एक स्टेट था, और वो प्रांत के पहले प्रधानमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री बनते थे उन्हें प्रधानमंत्री बोलते थे, तो उसके फर्स्ट सीएम जो बने थे उनका नाम था जीबी पंत, मतलब गोविंद बल्लभ पंत। और वही पर्सन आजादी के बाद यूपी के जो पहले सीएम जो बनते हैं उनका नाम भी यही गोविंद बल्लभ पंत यही बने थे। और 36 से लेकर के ये संयुक्त प्रांत कब तक नाम रहा, तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम देखते हैं आजादी के बाद भी यही नाम चला उस संयुक्त प्रांत के नाम से। और फिर इस नाम को 24 जनवरी 1950 1950 में इसको एक बार फिर से एक नया नाम दे दिया गया, और वो नाम जो दिया गया वो वर्तमान नाम जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, वो यहां से पढ़ना शुरू हुआ। तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को नाम पड़ा, संयुक्त प्रांत का नाम जो पहले था संयुक्त प्रांत था उसी को उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया। और इसी कारण 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस यानी यूपी का फाउंडेशन डे हम किस दिन मनाते हैं, 24 जनवरी। उसकी वजह यह है 1950। फिर हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों को हमने फिर से रीऑर्गेनाइज किया था, और जब वो रीऑर्गेनाइज स्टेट किए गए थे तो 1956 में 1956 में हम इन सारे राज्यों को 14 बनाए गए थे, 14 स्टेट, 14 स्टेट बनाए गए थे, और उनमें 6 यूटी बने थे। 56 इसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये एक कानून आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उनमें उत्तर प्रदेश एक प्रांत के रूप में एग्जिस्ट किया। और फिर ये उत्तर प्रदेश आगे जाकर के इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड वाला ये पार्ट है जो आज एक अलग स्टेट है, 13 जिले उत्तराखंड के जो पहले यूपी का ही पार्ट थे, यूपी पहले ये इसमें शामिल था, यूपी में ही शामिल था, लेकिन हमने 1 नवंबर और 2000 को इसमें से उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड वाले पार्ट को 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया, और इस तरह से फिर से यूपी को रीऑर्गेनाइज करके 2000 के बाद उत्तर प्रदेश नाम रहा, उत्तर प्रदेशी नाम रहा। और इसमें से सेपरेट कौन हो गया, एक उत्तराखंड, यू के अलग, इससे अलग हो गया 13 जिले वाले पार्ट। इस तरह से ये उत्तर प्रदेश समय समय पर न केवल इसके नाम बदले हैं बल्कि ये इसका पुनर्गठन भी होता रहा है। तो पुनर्गठन हमें ध्यान रखना है, आज़ादी के बाद पहली बार 56 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, फिर उसके बाद सन 2000 और कौन से महीने में, 1 नवंबर 2000 ये इसका उत्तराखंड इसमें से अलग करके और पुनर्गठन करके उत्तर प्रदेश बना। तो ये तो इसके नॉमिनक्लेचर मतलब नामांकन की बात हो गई, उत्तर प्रदेश का कैसे कैसे नाम बदला है। तो साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जब से बना तो उसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, तो वो भी बदलती रही है। तो उनमें सबसे पहली कैपिटल यूपी की जो बनाई गई थी, और सबसे पहली का मीन्स उस समय प्रांत का नाम था सबसे पहले उत्तर पश्चिम, यानी ये पार्ट नॉर्थ वेस्ट वाला था। तो उस आधार पर इन्होंने अंग्रेजों ने पहली कैपिटल बनाई इसकी आगरा। आगरा इसकी कैपिटल थी, जैसा कि मैं भी आगरा का ही निवासी हूँ, तो आप देख रहे हैं सबसे पहली कैपिटल आगरा बनाई गई। फिर उसके बाद सेकंड कैपिटल जब आगरा से शिफ्ट करके दूसरी कैपिटल जो बनाई गई वो बनाई गई प्रयागराज। इसका मतलब ये हुआ कि 1836 में आगरा कैपिटल, और फिर उसके बाद प्रयागराज कब शिफ्ट की, तो जैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ा रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ पहला वाला जो हुआ था वो 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो महारानी जो विक्टोरिया थी उसकी जो घोषणा डिक्लेरेशन रिवोल्ट के बाद अनाउंस की गई थी वो 1858 में की गई थी। तो उस समय इलाहाबाद में उस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने डिक्लेयर किया था कि महारानी भारत के बारे में ये बताना चाहती है कि कैसा शासन चलेगा और क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल में अपने रख करके भारत को कैसे, भारत के लोगों का हम डेवलपमेंट भला करेंगे। ये डिक्लेरेशन जो घोषणा थी विक्टोरिया की, और वो विक्टोरिया घोषणा कहाँ से की गई थी, इलाहाबाद से। अब उस इलाहाबाद को आज हम प्रयागराज के नाम से बुलाते हैं, और ये उसकी सेकंड कैपिटल बनी। तो 1858 से याद रखने के लिए हम कह सकते हैं जब विक्टोरिया की घोषणा हुई थी
उसी साल से इसकी कैपिटल चेंज हुई। और ये फिर उसके बाद 1920 में आकर के इन्होंने अगेन शिफ्ट पार्सली कर दिया लखनऊ। तो लखनऊ में फिर शिफ्ट हुआ 1920 से। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1920 से ही लखनऊ जो यूपी की एक राजधानी है वो आज भी कैपिटल के रूप में मौजूद है। तो इस तरह हमने एक दो चीजें समझी, स्टेट का नाम कैसे कैसे बदला है और साथ ही उसकी कैपिटल कैसे कैसे चेंज हुई। और तीसरा, यूपी का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं इंडिया में कहां पर है। तो हम जब जोनल काउंसिल के हिसाब से यानी क्षेत्रीय परिषदों के हिसाब से जब हम बांटते हैं पूरे भारत को, तो 6 जोनल काउंसिल हैं, 6। तो उनमें 6 जोनल काउंसिल में जो सेंट्रल जोनल काउंसिल आती है यानी इसको कहते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, उसमें यूपी और एमपी यानी ये सेंट्रल जोनल काउंसिल में का एक पार्ट है। क्षेत्रीय परिषद में अगर कहें तो ये सेंट्रल वाले पार्ट में आता है। अब हम देख लेते हैं कि यूपी जैसे आप देख रहे हैं तो इसकी अक्षांश और देशांतर के हिसाब से ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। तो अक्षांश और देशांतर के विस्तार को अब हम यहां से देख सकते हैं। इसको हॉरिजेंटल मतलब जो लाइन होती है इनको अक्षांश रेखा है, जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइन दिख रही होगी आपको सबसे लास्ट वाली लाइन, इसको हम 23 डिग्री यानी इस लाइन को हम कहते हैं 23 डिग्री 52 मिनट्स। और इससे ऊपर वाली जो लाइन है सबसे लास्ट वाली, इसको चूंकि यहां पर थोड़ा सा संशोधन करके हम 31 डिग्री और इसको 28 मिनट, ये लाइन है जो है ऊपर। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग, जैसे हम कह सकते हैं कि 8 आगे तो 8 उसमें ऐड कर देंगे तो लगभग 7 डिग्री और ये 36 मिनट का ये डिफरेंस दोनों का निकलता है। इसी तरह से जब देशांतर रेखाओं का विस्तार देखते हैं तो ये यहां से यहां तक, तो एक मोटा मोटा डाटा हमें याद रखने के लिए थोड़ा 74 डिग्री है। ये 74 डिग्री से शुरुआत होता है और कहां तक है 84 डिग्री तक, ईस्ट तक। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी से वो लाइन भी गुजरती है जिस लाइन को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और वो 82 डिग्री 30 मिनट वाली ईस्ट वाली लाइंस, जो हम जानते हैं कि मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे भारत का समय तय किया जाता है। तो ये हुआ यूपी का अक्षांश और देशांतर वाला। अब हम नेक्स्ट जो इसका सेगमेंट है वो देखते हैं कि यूपी के जितने भी पॉलिटिकली डिवीजन किए हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, राजनीतिक रूप से जो जिले बनाए गए हैं, उनकी संख्या है 75। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार पहले नजर डालेंगे और फिर उस पर यह भी देखेंगे कौन कौन से उसके बॉर्डर पार्ट हैं, तो बॉर्डर को कौन कौन से स्टेट कौन से कंट्री टच करता है। तो एक बार पहले हम मैप से उन सारे जो जिले हैं उनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखने में उसे क्वेश्चन करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो वो सारे जिले ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं 75 जिले ये इसमें बने हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये सारे जिले इस तरह से हम करें कि कभी भी क्वेश्चन बॉर्डर से रिलेटेड कोई आ जाए या अंदर में किसी जिले से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये पता रहे कि वो जिला है कहां पर और उसके आसपास कौन सा स्टेट या कंट्री टच करता है, ये हमें इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो जैसा कि मेरा कराने का जो तरीका है, तो सबसे पहले आप इसकी बॉर्डर लाइन को ही ध्यान में देंगे कि बॉर्डर पर कौन कौन से जिले आते हैं और कौन कौन से स्टेट। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि यूपी का ये जो पार्ट है, इसमें अगर मैं सबसे पहले बॉर्डर लाइन को देखूं तो ये बॉर्डर लाइन जो आपको दिख रही है यूपी की, तो यहां से हम देख सकते हैं ये वाली जो बॉर्डर लाइंस बनाई हुई है ये पूरी एक बॉर्डर लाइंस है। और इस बॉर्डर लाइन को हमें ध्यान में रखते हुए इसके पहले नियरेस्ट कौन कौन से स्टेट हैं उन पर पहले नजर डालना है और फिर स्टेट के बाद कौन से कंट्री हैं उस पर नजर डालना है। तो जैसे एक ही देश ऐसा है जो इस बॉर्डर लाइन को टच करता है और वो देश है नेपाल। इसका मतलब अगर हम सीमा की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा देश टच करता है। तो एकमात्र देश नेपाल यूपी के बॉर्डर से टच करता है। अब दूसरा कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, तो उन स्टेटों की हम देखें तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज ले लो क्योंकि हम यहीं पर नेपाल पे आके खत्म करेंगे।
तो ये है उत्तराखंड और उसके बाद ये हरियाणा। लेकिन यहाँ पर छोटा सा पार्ट जो है ये इस मैप में थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये सहारनपुर से लगा हुआ एक HP हिमाचल प्रदेश और टच करता है इसमें। तो एक स्टेट ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अगला स्टेट आता है हरियाणा, ये फिर अगला स्टेट आता है राजस्थान, फिर अगला स्टेट जो है मध्य प्रदेश और ये सब मध्य प्रदेश है, और नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी अगर हम इन सबको काउंट करें तो इनकी संख्या 8 यानी 8 तो स्टेट हो जाते हैं। और उनमें एक ये बना हुआ है अलग से जिसको यूटी हम दिल्ली, तो इसमें एक यूटी यानी दिल्ली, तो ये एक यूटी हो जाता है। तो इस तरह से टोटल टेरिटरी हम कहें तो 9 हो जाती है, लेकिन उसमें 8 स्टेट हैं और एक जो है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो पहले हमारा ये समझना जरूरी है। अब उसके बाद इन स्टेट से हमें कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो वो तभी हमें समझ में आएगा जब हम सारे बॉर्डर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी टोटल यूपी के जिले जो हैं उनमें उनकी संख्या है 75, 75 जिले हैं। और उन 75 जिलों में कौन कौन से जिले बॉर्डर पे हैं, जिसमें चाहे वो बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ हो, चाहे वो बॉर्डर इन राज्यों से लगा हुआ हो। तो अगर इन पे नजर डालें तो सबसे पहले देखो यहां से हम चलते हैं कि सहारनपुर से ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपको अभी केवल इस दृष्टिकोण से देखना है कि आप एक ब्लैंक मैप में सारे जिलों को आप बिना देखे भर सकते हैं। अगर ये आपने काम कर लिया कि केवल बॉर्डर वाले जो जिले हैं, मैं सारे जिले भी बात नहीं कर रहा, अगर आप बॉर्डर वाले जिले भी भर लेते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैं बीच के जिले बताऊंगा उनको आप लोकेशन जज कर लेते हैं उनकी, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन जिले से जुड़ा हुआ यदि आता है तो बहुत आसानी से आप कर देंगे। न केवल क्वेश्चन कर देंगे बल्कि जितने और भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उन टॉपिक्स की जब हम पढ़ाएंगे, घराना कौन कौन सी जगह पर है, या हम उसकी ज्योग्राफी बाकी बताएंगे कि एग्रीकल्चर कहाँ पर क्या है, कौन कौन से रीजन है, जनजातियों के बारे में बात करेंगे, तो ये सारे तभी तुम्हें समझ में आएंगे जब आपको दिमाग में वो पिक्चर्स ऐसे आ जाए कि वो रीजन है कहां पर। तो यहां पर हम जब जिले शुरुआत करते हैं तो आप इसमें इस मैप के अंदर दो चीजें देख सकते हैं, एक तो उस जिले का नाम और दूसरा उसका मुख्यालय। तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनके जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर उसी नाम से मिलेंगे, जहां पर जैसे आगरा जिला है तो आगरा का जिले का मुख्यालय भी आगरा में ही है। और कुछ जिले ऐसे हैं जिनका नाम जैसे आपको मिला, जैसे यहां पर ये लिखा है कुशीनगर, और उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है जहां पर है, तो वो है पडरौना। तो ऐसे अलग मुख्यालय और जिला अलग नाम से है, तो उनको स्पेशली हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे जिले हैं जिनके अलग हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, तो उनको हमें ध्यान में रखना है। तो पहले चलो सहारनपुर से चले और मुजफ्फरनगर थोड़ा टच करता है, बिजनौर, ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे बढ़ते हुए मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये खीरी जो जिला है ये यूपी का सबसे बड़ा जिला एरिया में, बहराइच आ जाता है, फिर श्रावस्ती, और फिर ये बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और ये कुशीनगर। तो सबसे पहले हम जान लें कि आसान करने के लिए कि नेपाल जो है उसका बॉर्डर को पहले जज करते हैं। तो नेपाल का जो बॉर्डर है वो यहां से शुरू हो रहा है ये, और यहां पर ये एंड हो रहा है। अब इस नेपाल के बॉर्डर में अगर हम जिले देखेंगे तो टोटल संख्या इनकी 7 है, 7 जिले हैं। और उन 7 जिलों को कैसे हम याद रख सकते हैं सीक्वेंस में, तो उसी को अगर हम पहले गौर करें नेपाल बॉर्डर को, देखिए नेपाल हमने समझना है पहले नेपाल को। तो इसके बॉर्डर को हम सीक्वेंस में, चाहे वो ईस्ट से पूछे या हम वेस्ट से पूछे, तो शुरुआत ऐसे करेंगे जैसे आपको सीक्वेंस में याद रहे कि पहला जिला जैसे फर्स्ट आता है महाराजगंज, फिर उसके बाद महाराजगंज के बाद जैसे सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद फिर नेक्स्ट आया ये बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आया नेक्स्ट श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद आता है बहराइच, और बहराइच के बाद आता है खीरी, और खीरी के बाद आता है पीलीभीत। तो ये कैसे आपको याद रह सकते हैं कि ये 7 जो जिले हैं, ये जो 7 जिले, 3 ये और 3 ये और 7वां, ये कैसे याद रख सकते हैं आप?
तो इसको आप गौतम बुद्ध से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध जिनके पुत्र थे वो शुद्धोदन थे, और उनके पिता एक कुल के, एक क्षेत्र के महाराज थे, साके कुल के बिलोंग करते थे। हालांकि वो जगह जहां पर उनका जन्म हुआ था वो लुम्बिनी है, और वो लुम्बिनी जगह जो नेपाल में आती है, और नेपाल में वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रूपन्देही। लुम्बिनी वहां नेपाल में के इस समय प्रोविनेंस है, प्रांत है, और उस प्रांत का एक जिला रूपन्देही है, उसमें पड़ती है वो लुम्बिनी प्लेस जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और वो रीजन पूरा कपिलवस्तु कहलाता था, उनका कपिलवस्तु क्षेत्र था, साके कुल के थे। तो गौतम बुद्ध जन्म एक महाराज के यहाँ लेते हैं, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि वो महाराज के यहाँ जन्म लिए, तो महाराजगंज। और फिर उसके बाद उनका नाम क्या था शुरुआती, तो सिद्धार्थ। जन्म लिया बेटा, उस बेटे का नाम इनिशियल क्या रखा गया था, सिद्धार्थ। तो ये सिद्धार्थ नगर उससे लगा हुआ है। और आगे जाकर के वो सिद्धार्थ हम जानते हैं कि बलरामपुर जो नाम रखा है, तो काफी बलशाली, एक तरह से हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि सिद्धार्थ एक जो उनका बेटा था, तो वो काफी नाम पॉपुलर लोकप्रिय बेटा हुआ। तो वो नाम भले ही उन्होंने एक सन्यासी जीवन व्यतीत में नाम कमाया, एक बौद्ध ज्ञानी के रूप में नाम कमाया, लेकिन उनको हम जोड़ सकते हैं, उनका एक नाम बलराम बन गए, वो एक ज्ञानी बन गए वो। फिर उन्होंने सबसे ज्यादा अपना जीवन काल का, लाइफ का जो जीवन काल किस स्थान पर व्यतीत किया, वो थी श्रावस्ती। तो कहते हैं गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा लाइफ का पार्ट कहां पर बिताया था, तो वो जगह श्रावस्ती है। फिर श्रावस्ती के बगल में लगा हुआ बहराइच, तो बहराइच इसके बगल में जला हुआ एक जिला है, उससे जोड़ सकते हैं। और फिर उसके आगे जो है खीरी, एक नेक्स्ट लखीमपुर खीरी, ये एक जिला है। और उससे आगे हम बढ़ते हैं तो पीलीभीत। तो इसको हम ऐसे, जो सबसे एजुकेशनल बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, लिटरेसी में भी आप देखेंगे तो यही जिले हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, इससे जुड़े हुए हैं। और इस तरह से एक सीक्वेंस बना लें कि महाराजगंज, फिर उसके बाद सिद्धार्थ। अब उसके बाद स्टेट वाइज अगर हम देखें तो महाराजगंज का कुछ पार्ट बिहार से टच करता है, और बिहार के बाद फिर हम देख रहे हैं कुशीनगर। कुशीनगर वो प्लेस है गौतम बुद्ध का, यानी महाराज से जुड़ा हुआ ही है, यानी गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर के बाद देवरिया, और देवरिया के बाद बलिया आता है, और बलिया के बाद गाजीपुर, और फिर चंदौली, और फिर सोनभद्र। इन जिलों पर अगर नजर डाल लें तो ये बिहार के हैं, तो इनका एक सीक्वेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर एक जिला जो नीचे आपको दिख रहा है सोनभद्र, ये वो जिला है यूपी का जिसके साथ एक खास बात देखेंगे, सबसे ज्यादा स्टेट जिसको टच करते हैं। जैसे इधर ये बिहार कर रहा है, उसके बाद ये झारखंड करता है, ये छत्तीसगढ़, और ये एमपी, यानी 4 स्टेट इसको टच करते हैं। ये एकमात्र जिला है जिसको 4 स्टेट टच कर रहे हैं। लेकिन और देखेंगे जैसे सहारनपुर है, तो सहारनपुर ऊपर में ये जो दिख रहा है, इसको उत्तराखंड इधर से करता है, ऊपर से एचपी करता है थोड़ा सा, और ये हरियाणा, वहां 3 करते हैं, सहारनपुर से 3 और सोनभद्र से 4 करते हैं। तो इस तरह से आगे हम सोनभद्र से लगा हुआ ये सारे जो जिले हैं, ये टोटल अगर इनकी संख्या, तो नेपाल से 7 हैं, तो बिहार से भी कितने जिले टच कर रहे हैं, 7। 3 टेरिटरी हैं जिनमें 7-7 जिले टच करते हैं। उत्तराखंड से भी 7 करते हैं। आप जैसे यहां से यहां तक चलोगे तो ये भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इधर सबसे ज्यादा जिले ये आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश यहां से शुरू हो रहा है, और ये पूरा बॉर्डर एमपी का, और कहां एंड हो रहा है, यहां पर आकर के। और इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे तो ये 11 जिले, इनको आप एक बार नजर डाल लेंगे, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, फिर आप ये जालौन, इटावा से आप आगरा आ गए, तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट। फिर के बाद अगर आगरा से ऊपर जब हम जाते हैं, आगरा और मथुरा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से टच करते हैं। और मथुरा से जब देखते हैं कि मथुरा का कुछ पार्ट जो हरियाणा से, तो अगर इसमें बीच में दिल्ली को थोड़ा सा अलग कर लें तो दिल्ली से केवल 2 जिले हैं, उनमें एक गौतम बुद्ध नगर है जिसको आप नोएडा के नाम से, क्योंकि इसका मुख्यालय नोएडा है, और दूसरा जो है गाजियाबाद, तो दूसरा गाजियाबाद है। ये 2 जिले जो है दिल्ली से टच करते हैं, इनको थोड़ा अलग करते हैं। तो बाकी जिले जितने हो जाते हैं
ये हरियाणा से टच करते हैं। तो हरियाणा से कितने जिले टच करते हैं, वो उनकी संख्या है 6। हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही जिला टच करता है और वो है सहारनपुर। तो इस तरह से हम एक बार ये जो दिमाग में बिठा लें मैप को सामने रख करके कि कौन कौन से जिले कहां कहां पर टच कर रहे हैं। अब मैंने बताया कुछ अंदर के जिलों को भी हमें फोकस रखना है कि जैसे बनारस, ये बनारस है, तो बनारस के बगल में बॉर्डर पे कौन कौन है। तो बनारस से लगा हुआ ये जौनपुर, यूपी का एक इंपॉर्टेंट जिला है जौनपुर, जिसको पूर्व का सिराज भी कहते थे। उससे लगा हुआ गाजीपुर, और इधर चंदौली ये, और उससे नीचे है ये है मिर्जापुर। और एक सबसे छोटा यूपी का डिस्ट्रिक्ट एरिया में जिसको हम बोलते हैं उसका नाम है जो है भदोई, और उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो उसका है वो ज्ञानपुर में है। तो ये एक जिला। इसी तरह से दूसरा हमें कैपिटल, यूपी की जो कैपिटल है जिसको हम लखनऊ कहते हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि उससे लगे हुए कौन कौन से जिले आते हैं। तो सीतापुर, बाराबंकी, और फिर उसके बाद रायबरेली और उन्नाव और हरदोई। ये लखनऊ के बारे में थोड़ा हमें जानकारी होने से ये सारे जिले थोड़े से परिचित हो जाएंगे। हालांकि रायबरेली टच करता है लेकिन अमेठी नहीं करता। अमेठी और प्रतापगढ़ ये आपस में देख रहे होगे, ये दोनों अमेठी और प्रतापगढ़ जो है ये लगे हुए हैं। और सीतापुर टच करता है लेकिन सुल्तानपुर टच नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट शहर हमें जो लेके चलना है जिला, वो है अयोध्या, जो आजकल राम मंदिर और वहां पर देख ही रहे हैं जब से काफी पॉपुलर हुआ है। तो अयोध्या जिसका मुख्यालय जो है आप देख रहे हैं फैजाबाद है, लेकिन अयोध्या से जुड़े हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो ऊपर में ये गोंडा, उसके बगल में गोंडा बस्ती बगल बगल है, और लखनऊ और अयोध्या के बीच में जो दोनों को टच करता है वो बाराबंकी, ये दोनों को टच करता है। इधर बगल में अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर जिसका मुख्यालय अकबरपुर में है, ये एक जिला है। और उसके नीचे सुल्तानपुर और इधर अमेठी। तो इसका मतलब लखनऊ से रायबरेली टच करता है और अयोध्या से टच करता है अमेठी। तो इस तरह हम ये कुछ इंपॉर्टेंट, और जिस जिले में आप रहते हैं यूपी के में, वो तो आपको आइडिया रहना ही चाहिए। जैसे मैं यूपी के जिले के आगरा में रहता हूं, तो आगरा से लगे हुए कौन कौन से जो है जिले हैं जिनसे, तो हम अपने आप ही दिमाग में रहता है कि मथुरा आगरा से लगा हुआ है, उसके बाद आगरा से लगा हुआ फिरोजाबाद है, और आगरा से लगा हुआ इटावा है। तो ये बॉर्डर आप देख सकते हैं आगरा का, ये आगरा है, और इससे लगे हुए जिले में ऊपर मथुरा हो गया, इसके बगल में हाथरस, और उससे लगा हुआ एटा, फिरोजाबाद, इटावा। इनको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो लगभग हम एक आइडिया हो जाएगा कि यूपी के कुछ जिले, जैसे और भी ये पूरा जिसको रोहेलखंड कहते हैं, तो रोहेलखंड जो एरिया है जिसमें बरेली आता है, और ये जो मुरादाबाद, बरेली, रामपुर का जो एरिया है, बदायूं, तो ये एक शाहजहांपुर है। इसी तरह गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बाबा योगी का ये क्षेत्र है गोरखपुर वाला। तो ये, इसके बाद हम इधर साइड में देखें तो बिहार से लगा हुआ ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, और ये आजमगढ़, जौनपुर और आजमगढ़ ये आपस में लगे हुए हैं। इस तरह से ओवरऑल हम सारे जिलों को एक मतलब अपने उसमें ले लें मैप में, और फिर आप कोशिश करें कि ये सारे जिले अब करने कैसे हैं। जो मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाया कि ये सारे जिले ऐसे नजर डालना है, इनमें कुछ खासकर जिलों के जैसे हमें ध्यान रखना है। जैसे सोनभद्र जिला है नीचे में, इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने कुशीनगर बताया जिसका मुख्यालय पडरौना में पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जिले तो ऐसे ही हैं जिनके ज्यादातर के मुख्यालय वो उसी में आते हैं। तो वो अभी जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर हमें नजर रखना बहुत जरूरी है। तो अब ये आप क्या करेंगे कि इससे ऐसे आगे बढ़ते हुए और एक मैप जैसे लेंगे, ब्लैंक वाला मैप। तो ये है ब्लैंक मैप। अब इसमें आप उन सारे जिलों को उस तरह से भरेंगे जैसे अभी आपने देखा। तो जैसे मैं खुद ही आपको दिखाता हूं कि कैसे भर सकते हैं इसको आसानी से।